नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक जैन, जो हमारे विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में पदस्थ हैं। आपका EMRC स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे जीवन शैली से जुड़े हुए रोग और उनके निदान में जो मिलेट्स हैं, यानी कि जो मोटा अनाज है, कद्दन है, जिन्हें सदियों से भारत के लोग इस्तेमाल करते रहे, लेकिन आधुनिक समय में उनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती गई। अब सरकार का आग्रह है कि उसकी उपयोगिता फिर से पुनः स्थापित की जाए और लोगों को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। तो डॉक्टर साहब, ये जो जीवन शैली से जुड़े रोग हैं, जिन्हें लाइफ स्टाइल डिसीज़ कहा जाता है, ये क्या हैं और कैसे होते हैं? जीवन शैली से जुड़े रोग या लाइफ स्टाइल डिजीज़ हमें एक मौका देती है तुलना करने के लिए कि आज से 40 या 50 वर्ष पूर्व हमारा जीवन कैसा था और उस जीवन शैली कैसी थी, और आज हमारा जीवन शैली या लाइफ स्टाइल कैसी है। पॉल्यूशन का बढ़ना, प्रदूषण का बढ़ना, हमारे अनिद्रा, चिंता, और सबसे बड़ी बात आती है अनहेल्दी डाइट, अस्वस्थ आहार, और इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड। इन सारी चीज़ों ने आज की जीवन शैली को परिवर्तित किया है, जिससे कि हमारे शरीर में दूसरे रोगों का आना बड़ा आसान हो गया है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि प्रोसेस्ड फूड हमारे आँखों को बहुत दिखाई देता है, कानों को बहुत सुनाई देता है, तो हम उसको खाने लगे हैं। हमारी जो थाली है, हमारी थाली पोषक तत्वों से भरपूर नहीं रह गई है, जबकि हमारी थाली अनहेल्दी फूड, प्रोसेस फूड से भर गई है, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं या उससे मिलने वाले जो विटामिन्स, मिनरल्स हैं, या पूरा डाइट जो है वो हमारा चेंज हो गया है। इससे क्या हो रहा है कि इस परिवर्तन से, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, हम एक बीज को बोते हैं, हमने आम का बीज बोया, तो उस पेड़ पे जो फल उगेंगे वो आम के ही उगेंगे। लेकिन हम जीवन शैली में देखें, यदि हम अनिद्रा बोते हैं, तनाव, अनहेल्दी डाइट्स, यदि हम ये बो रहे हैं, तो हमें पेड़ पे भी क्या मिलेगा? हाइपरटेंशन, अस्थमा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो हृदय रोगों से संबंधित रोग हैं, डिजीज़ है, स्लीप डिसऑर्डर। तो ये सारी डिजीज़ जीवन शैली से जुड़े रोग जो हैं लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहलाते हैं। और पूरा परिवर्तन जो हुआ है वो हमारी कम जागरूकता के कारण हुआ है। हमारी जो कहना चाहिए कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं उसको ना समझ पाने के कारण जीवन शैली के रोग बढ़ते जा रहे हैं। और भविष्य में, जैसे मधुमेह के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बताया गया है कि एक तरीके का पैंडेमिक है ये। इस महामारी को यदि जल्दी से नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमें कई समस्याओं का सामना करना सकता है। जो हमारा आहार है, कहते हैं कि आहार पर सब कुछ, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो यदि हम आहार की बात करें, जैसा आपने कहा, तो आहार प्रबंधन क्या है और आहार किस तरह लेना चाहिए? क्या हम कहें कि ये आहार है, ये डाइट है, ये न्यूट्रिशन है? क्योंकि लोग बड़े इस मामले में भ्रमित हैं कि क्या खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये खाइए, ये खाइए। तो इसके मामले में जो मेडिकल साइंस है वो क्या कहता है? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। आहार प्रबंधन, देखिए, एक चिकित्सक जब भी मरीज को परामर्श देता है या चिकित्सक किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी परामर्श देता है, तो चिकित्सक का पहला काम होता है, वो एजुकेटर होता है। एजुकेशन देने के बाद वो उसकी काउंसलिंग करता है, तब आप उसको थेरेपेटिक यूज़ के लिए डॉक्टर का यूज़ करते हैं। मरीज को जो सलाह डॉक्टर, किसी भी विधा में डॉक्टर जो चिकित्सक सलाह देते हैं, उसमें आहार का आपने अवश्य सुना होगा। आहार प्रबंधन ना सिर्फ रोगों से लड़ने में सहायक है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ में ख़ास तौर पे जिसकी आपने बात की थी,
कई रोगों के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए भी आहार प्रबंधन आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। हम आहार प्रबंधन में 3 चीज़ें मोटे तौर पे सुनते हैं, फूड, न्यूट्रिशन और डाइट, यानी खाना, पोषण और आहार। ये तीनों शब्दों को देखा जाए तो ये अलग अलग तरीके से हैं। फूड का या खाने का मतलब है ऐसी कोई भी लिक्विड या सॉलिड वस्तु जिसे हम इंजेस्ट कर रहे हैं, जिसे हम खा रहे हैं और बॉडी में वो अडॉप्ट हो रही है, ये फूड हो गया। न्यूट्रिशन होते हैं आपको एक कंप्लीट डाइटरी इंटरवेंशन के लिए, मतलब जो आपका आहार प्रबंधन है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं। हम देखते हैं कि बच्चों में न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग चीज़ें, अलग विटामिन्स, अलग मिनरल्स आएंगे, प्रोटीन्स आएगा बच्चों में। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये न्यूट्रिशन के पॉइंट्स चेंज होते हैं। जैसे एक आम महिला के लिए न्यूट्रिशन अलग होगा और एक गर्भवती महिला के लिए न्यूट्रिशन अलग होगा। बिल्कुल सही। और इसके बाद आती है डाइट। फूड और न्यूट्रिशन को मिला के जो हमारे फूड है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन है, इन दोनों को मिला के सफिशिएंट अमाउंट में, जो एक उचित मात्रा है और जो उचित मात्रा के साथ साथ उचित तरीके से लिया जा रहा है, उचित समय पे लिया जा रहा है, इसे हम डाइट मैनेजमेंट या आहार प्रबंधन कहते हैं। फूड, न्यूट्रिशन और डाइट, इन तीनों चीज़ों को मिला के जो हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज़ से लड़ने का मौका जो है वो हमें मिल जाता है। यदि हम इनका प्रबंधन करते हैं तो हम आने वाले जो भी डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़, यदि किसी को ओबेसिटी है, मोटापा है, या किसी को हाइपरटेंशन है, यदि हम हाइपरटेंशन या ओबेसिटी जिस व्यक्ति को है उसका आहार प्रबंधन कर दें तो हाइपरटेंशन हृदय रोगों में कन्वर्ट नहीं होगा। मोटापा के कारण जो डिजीज़ हो रही हैं लाइक मधुमेह और भी जो अन्य डिजीज़ हो रही हैं वो नहीं होंगी। जैसे आपने बताया कि आहार में चीज़ों को शामिल किया जाता है और ये जो एज ग्रुप है उस पर बहुत निर्भर करता है कि आयु वर्ग क्या है, तो आपका डाइट अलग अलग होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स अलग अलग चाहिए, आपको प्रोटीन की मात्रा अलग अलग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल सरकार मिलेट्स के ऊपर जोर दे रही है। जब हम आहार की बात करते हैं तो हमें मिलेट्स की भी बात करना पड़ेगी। और जो मोटा अनाज है, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, आपका जो ये रागी है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जो स्थानीय तौर पर लोग जिनको उगाते हैं और लोग उनको बड़े हेय दृष्टि से देखते थे एक ज़माने में और उसे खाते नहीं थे। और अब जो है उसके लिए सरकार बहुत चिंतित है और इसको प्रमोट करने के लिए काम कर रही है कि इससे लोगों की जो जीवनचर्या है उसमें भी बदलाव आए और जो डिसीज़ हो रहे हैं, जो बीमारी हो रही हैं, उनके लिए भी ये नियंत्रण करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। बिल्कुल। तो ये मिलेट्स क्या हैं और इनके किस तरीके से ये मतलब मदद करते हैं? भारत सरकार ने मिलेट्स के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं जो अभी हुए हैं। 1980 की बात करें तो हरित क्रांति में गेहूं और चावल को बहुत ज़्यादा जोर दिया था। गेहूं और चावल को जोड़ देने से उसकी उत्पादन क्षमता बहुत बड़ी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं और चावल हर जगह उपलब्ध हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि हमारा फॉरगटन सीरियल्स, फॉरगटन फूड, भूला हुआ अनाज, जो मिलेट्स आपके हैं, कद्दन, मोटा अनाज जो हैं, वो हम भूल चुके, वो धीरे धीरे हमारी थाली से गायब होते गए। अब जब ये थाली से गायब होते रहे तो हमें मिलना भी मुश्किल हो गया। जब मिलना मुश्किल हो गया तो हमने खाना भी बंद कर दिया। खाना बंद कर दिया तो इसके बारे में हमारा जो नॉलेज था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और लोगों की जागरूकता ख़त्म होती गई। मिलेट्स के बारे में जैसा कि आपने पूछा कि मिलेट्स क्या है, तो मैं इतिहास से चालू करता हूँ आपके लिए। हम इसको ऐसा समझें कि प्राचीन ग्रंथ है हमारा गीता, उसमें 3 भोजन के बारे में बताया गया। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, आहार 3 प्रकार के होते हैं। उसमें लिखा गया है ऐसा भोजन, ऐसा आहार
जो आयु, बल, बुद्धि को बढ़ाता हो, आरोग्यता को बढ़ाता हो, आपको प्रीति करने वाला हो, ऐसा भोजन होता है चिकना, रसयुक्त होता है और ये भोजन सात्विक लोगों को पसंद आता है। और दूसरा प्रकार का जो उन्होंने विवरण दिया है उस महान ग्रंथ में, वो है खट्टा, कड़वा, लिखा हुआ है लवण युक्त, ज़्यादा साल्टेड, मतलब जिसमें ज़्यादा नमक है, तीखा, दाहकारक जो गर्मी पैदा करता है, हाँ तीखा, और ये राजस प्रकार के व्यक्तियों के लिए होता है। और तीसरा प्रकार का भोजन जो अधपका हो, अपवित्र हो, जो बासी हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई रस ना हो, दुर्गंध हो, ये अपवित्र माना गया और ऐसे तामसी व्यक्ति इसको उपयोग करते हैं। तो ये मैंने आपको संदर्भ इसलिए दिया कि हमारा भोजन राजस और तामस की तरफ मुड़ गया है। मिलेट्स के जो गुण हैं वो सात्विक प्रकृति के हैं और ग्रंथों में भी, आयुर्वेद में भी इसको पहले से ही निष्कर्ष में महत्व दिया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो प्राचीन शहर था, हम मिलेट्स को एंशिएंट फूड भी कहते हैं, गॉड्स ओन क्रॉप, भगवान की खुद की फसल है ये इतनी पोषक तत्वों से प्रचुर मात्रा इसमें है, इसलिए हम इसको कहते हैं। तो उस समय की सभ्यता से जो कार्बन डेटिंग हुई, हमें बाजरा और गेहूं के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं, मतलब 5000 वर्ष पहले से इसकी खेती हो रही थी। और मैं एक दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जब गेहूं की अलग अलग किस्में आई तो लोगों ने उसको पकाने के अलग अलग विधियाँ देखी और धीरे 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 जो मिलेट्स हैं, बाजरा, रागी, ये हमारी थाली से गायब होते गए। फिर मिलेट्स के बारे में हमारा जो नॉलेज था, चूँकि उसकी उत्पादन भी कम हो रहा था और उसका उपभोग भी कम हो रहा था, मतलब कमर्शलाइजेशन जिसको हम कहें, व्यवसायीकरण नहीं हो पाया। अब मिलेट्स क्या हैं? तो न्यूट्री सीरियल्स, पोषक तत्वों से भरपूर ये मिलेट्स हैं। ये अकेली ऐसी फसलें हैं जो समुद्र तल का जो स्तर है वहाँ से लेके हिमालय की ऊंचाई तक आप इसको बो सकते हैं। क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप्स इसको बोलते हैं हम। ड्रॉट रेजिस्टेंट है, मतलब बाढ़ तूफान में भी ये फसल आपकी खड़ी रहती है। ड्राई लैंड सीरियल्स हैं, आप सूखी ज़मीन में भी इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इस तरीके से ये हमारे ग्रह के लिए भी अच्छे हैं, किसानों के लिए हैं और हमारे लिए तो अच्छे हैं ही। मतलब ये सामाजिक, आर्थिक और मतलब हर तरह से ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर तरीके से, क्योंकि प्रचुर मात्रा में इनमें वो मिनरल्स हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, रागी की बात करी आपने। रागी का जो 100 ग्राम रागी होती है उसमें 30 ग्राम कैल्शियम होता है। इतना कैल्शियम किसी भी फूड में नहीं है। और हम दूसरी बात करें, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, मतलब इसमें ग्लूटेन नहीं है। ग्लूटेन इनका जो जीआई है, हाँ, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं इसको, ये इसका काफ़ी लो होता है। मिनरल्स के अलावा इसमें प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स होते हैं। इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ये फाइटोकेमिकल्स हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, इनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। फाइबर इस तरीके से प्रचुर मात्रा में होते हैं कि असली फाइबर जो एक इंटेस्टाइन में जाए, पानी का अवशोषण करे और जो इंटेस्टाइन में हमारा खाना रुकता है उसका ट्रांजिएंट टाइम बढ़ाए, उसका ट्रांजिएंट टाइम जल्दी से उसका क्लियर हो जाए, तो खाना ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट इनमें है, एंटी एलर्जेनिक है। जैसे सीलियक एक डिजीज़ होती है, गेहूं में पाए जाने वाला ग्लूटेन एक पदार्थ होता है जिसको खाने से सीलियक डिजीज़ होती है। सीलियक डिजीज़ के पेशेंट के लिए एक तरीके के वरदान है। इसके अलावा इसकी जो क्वालिटी है, एक तो हो गई वाटर एब्जॉर्बिंग क्वालिटी मिलेट्स की, दूसरी होती है टॉक्सिन बाइंडिंग। ये टॉक्सिन को बांध लेते हैं, हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं उनको ये बांध लेते हैं, टॉक्सिन बाइंडिंग कैपेसिटी। इस तरीके से ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। मतलब बॉडी में जो टॉक्सिन से इकट्ठे हो गए हैं, तो आप मिलेट्स लेंगे तो ये सारे उनको अपने अंदर खींचने की क्षमता होती है उनको, और उनको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा बाइल होता है, पित्त होता है,
बाइल एसिड को भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। बाइल एसिड को एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जिसको हम कहते हैं मिलेट्स में हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ने नहीं देता है। और इतनी खूबियों के कारण मिलेट्स में हम अब ये समय आ गया है कि जल्द से जल्द अपनी थाली में इसको शामिल करें। इतने अच्छे इसके उपयोग हैं, फ़ायदे हैं। हम चिकित्सकों का काम भी कम होगा, लोगों को दवाइयाँ भी कम खानी पड़ेंगी, और जो हमारी लाइफ स्टाइल की जितनी डिजीज़ हैं हम इन मिलेट्स से बच सकते हैं। फिर एक चीज़ ये आती है कि हम मिलेट्स कौन सा खाएं, कैसे खाएं। तो सबसे बड़ी बात ये हमारे यहाँ पे 7-8 प्रकार के मिलेट्स हैं, और पूरे भारतवर्ष में इनकी खेती होती है। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में मिलेट्स का उत्पादन भारत सबसे ज़्यादा करता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी भी उसको व्यावसायिकरण करने की बहुत ही आवश्यकता है। मतलब वो ये है कि उसकी चूंकि डिमांड कम थी, इसलिए उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं हो पाया। बिल्कुल। और व्यावसायीकरण ना होने से उसका उत्पादन भी कम है, तो लोग उसका उत्पादन बढ़ाएंगे यदि उसकी डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल। और एक चीज़ और डॉक्टर साहब की जो ये मिलेट्स हैं, कहा जाता है कि मधुमेह के प्रबंधन में भी इसका बड़ा योगदान है। बहुत अच्छा ये है, और भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में भारत के राजपत्र में को नोटिफाई किया हुआ है कि मिलेट्स, कद्दन, रागी, बाजरा, ज्वार, कुकुम, आपका नाचनी, सावा, चेना, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, और ये न्यूट्री सीरियल्स हैं। और भारत सरकार के इस राजपत्र में ये लिखा गया है कि इसके उत्पादन, इसके व्यावसायीकरण और लोगों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने की अनुशंसा कर दी गई है। तो आपने जाना कि मिलेट्स किस तरह आपके आहार में शामिल होकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, आपको अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। ये थे डॉक्टर अभिषेक जैन जो हमारे साथ थे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।